सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिपिड का क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर। वैसे लिपिड मेटाबॉलिज्म आपके सिलेबस में जो पढ़ना है उसमें फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है, लेकिन इससे पहले कि हम उसके मेटाबॉलिज्म पे जाएं, ये लिपिड का जो वर्गीकरण है और उसकी जो संरचना है ये पढ़ना आवश्यक है। तो इसीलिए मैं इस टॉपिक को शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें, जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एक जो मानक परिभाषा है लिपिड की। लिपिड्स आर द हेट्रोजिनस, ये असमांगी हैं, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कई तरह के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। मतलब ऐसा एक ग्रुप है जिसमें कई तरह के कंपाउंड्स मिलते हैं, और उन सब कंपाउंड्स में एक चीज कॉमन होती है कि या तो वो सीधे सीधे किसी फैटी एसिड से जुड़े होंगे या किसी फैटी एसिड का डेरिवेटिव होगा, उससे जुड़े होंगे, किसी फैटी एसिड से बना हुआ व्युत्पन्न होगा, यानी कि किसी वसा अम्ल से या तो सीधे वो जुड़े होंगे या किसी वसा अम्ल के व्युत्पन्न होंगे वो। अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जल में घुलनशील वसाएं नहीं होती हैं। और ये घुलनशील किसमें होती है? अध्रुवीय विलयन में या किसी कार्बनिक विलयन में, नॉन पोलर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, उसमें ये सॉल्युबल होती हैं, घुलनशील होती हैं। जल में घुलनशील नहीं होती हैं, इसलिए इसको हम हाइड्रोफोबिक भी कहते हैं। लिपिड के साथ खासियत क्या है कि दे आर द हाई एनर्जी डाइटरी कंस्टिट्यूएंट। हम जो खाना खाते हैं उसमें मेन तीन चीजें होती हैं, इससे हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और वसा है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तुलना में जो वसा है वो पर ग्राम करीब करीब 2 गुनी किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। वसा 1 ग्राम में 9.1 किलो कैलोरी देती है, जबकि जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये 4.2 के आसपास होता है कि 4.2 किलो कैलोरी उससे ऊर्जा मिलती है। दूसरी बात, ये थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब कुचालक, जिसके हो करके कि कोई टेम्परेचर पास नहीं होता हो या जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो पास नहीं होता हो, इसको हम इंसुलेटर कहते हैं, आप जानते हो। सॉरी। तो थर्मल इंसुलेटर कैसे? जैसे बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, या हमारी त्वचा के नीचे भी क्या होता है, एडिपोज टिश्यू का एक लेयर होता है जो वसा का बना होता है। और ये जो एडिपोज टिश्यू का लेयर है ये बहुत हद तक हमें सर्दियों के मौसम से बचाता है। जो समुद्री जीव ऐसे होते हैं जो ठंडे जल में रहते हैं, उनके नीचे त्वचा के नीचे एक ब्लवर पाया जाता है, वो भी एडिपोज टिश्यू से बना होता है, वो भी वसा का बना होता है। उसी प्रकार से जितने भी आपने न्यूरॉन्स पढ़े हैं, जो तंत्रिका कोशिकाएं पढ़ी हैं आपने, उस तंत्रिका कोशिका के ऊपर आप देखते थे कि माइलिन शीथ होता था। वो माइलिन शीथ जो होता है वसा का बना हुआ है। और माइलिन शीथ के होने से ये होता है कि जो तंत्रिकाएं, जिसमें जो विद्युत चालन होता है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है उन तंत्रिकाओं के द्वारा, वो कंडक्शन स्मूथ हो जाता है, क्योंकि कहीं भी इलेक्ट्रिकल चार्जेस का लीकेज नहीं होता माइलिन शीथ के रैप होने से। तो वहां ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स का काम करती है। दूसरी बात कि जितने भी फैट सॉल्युबल विटामिन है, इसेंशियल फैटी एसिड है, ये सारे हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। और अगर फैट सॉल्युबल विटामिन को शरीर में लेना है और उसका सही स्वांगीकरण करना है तो हमें वसा चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो वसाओं में ही घुलनशील होते हैं। दूसरा, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, थोड़ा सा एक जटिल एक परिभाषा है इसकी। कि पहली बात की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ऐसे जैविक अणु विच आर इनसॉल्युबल इन एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में यानी जलीय विलयन में घुलनशील नहीं होते और कार्बनिक विलयन में घुलनशील होते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरा बात कि दे हैव गॉट सम रिलेशन विद द फैटी एसिड एज ईस्टर्स। ये मैं बता चुका हूं आपको कि उसमें पोटेंशियली या एक्चुअली वो फैटी एसिड से जुड़े रहते हैं। सो बेसिकली दे आर ईदर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड और दे आर डायरेक्टली connected to the fatty acid, and they are potentially being utilized by the organisms। और अगर किसी जीव के द्वारा उसको पोषण के लिए उपयोग में लाया जाता हो तो ऐसी चीजें वसाएं होती हैं। तो अगर इसका डेफिनेशन हमें करना हो
तो हम ये कह सकते हैं कि वसाएं वो जैविक अणु होते हैं जो जल में अघुलनशील और कार्बनिक विलयन में घुलनशील होते हैं। ये किसी न किसी प्रकार से फैटी एसिड के व्युत्पन्न या उससे जुड़े होते हैं और ये किसी जो जैविक पदार्थ हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो जीव हैं, उनके द्वारा इनका उपयोग किया जाता है। ये 4 तरह के मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होता है। सबसे पहली बात को आप देखिए, पहले तो हमने ये देख लिया कि ऊर्जा के बड़े स्रोत हैं। दूसरा कि आपने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, उसका एक प्रमुख घटक होता है लिपिड, यानी कि वसाएं उसकी एक प्रमुख घटक होती है और वहां पर लिपोप्रोटीन वाला स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। दूसरी बात ये एनर्जी रिजर्व का काम करती है, खासतौर से ट्राइग्लिसराइड ग्लिसरॉल्स के रूप में। ये ट्राइग्लिसरॉल्स क्या होता है हम जानेंगे अभी। और दूसरी बात की लिपिड और लिपिड के जो व्युत्पन्न होते हैं इससे हमें विटामिन जो मिलते हैं और हार्मोन्स मिलते हैं। दूसरी बात की अगर हमने पढ़ा था पाचन तंत्र जब पढ़ रहे थे हम, जब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की फिजियोलॉजी और उसकी पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने देखा था कि वसा के पाचन के लिए सबसे पहले आवश्यक ये होता है कि उसका पाइसीकरण या इमल्सिफिकेशन करना होता है। जितने बाइल सॉल्ट्स हैं, जितने भी पित्त वाले लवण हैं, जो सोडियम टोरोकोलेट है, सोडियम ग्लाइकोकोलेट है, ये सारे के सारे वसा से व्युत्पन्न होते हैं। जहां तक वसा के क्लासिफिकेशन की बात है तो ब्लोर नाम के एक बायोकेमिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, उन्होंने कहा था 2 चीजें, एक तीन कैटेगरी में बांटा उसको। पहला सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड लिपिड और तीसरा डिराइव्ड लिपिड। एक सामान्य वसा है, दूसरी क्या कहें कंपाउंड वसा है, यानी कि जटिल वसाएं हैं जो किसी और से मिलकर बनते, यौगिक संयुक्त या यौगिक वसाएं हैं, और तीसरी जो व्युत्पन्न वसाएं हैं। व्युत्पन्न के बारे में बात करेंगे बाद में। तो सिंपल लिपिड में सबसे पहले नेचुरल फैट्स और ऑयल्स आते हैं। ऑयल्स बेसिकली ट्राइग्लिसराइड होते हैं, इसमें वैक्सेस आते हैं, और ये क्या होते हैं, दीज आर द ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद वेरियस अल्कोहल। जब वसा अम्ल होते हैं और अल्कोहल उनके साथ जो एक वसा अम्ल का जो होता है स्टेरिफिकेशन हो जाता है किसी भी अल्कोहल के साथ, तब वो जो ईस्टर बनता है वो ट्राइग्लिसरॉल्स बनते हैं या ग्लिसराइड्स बनते हैं, और वो ग्लिसराइड सिंपल लिपिड होते हैं। इसमें मोम होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के ईस्टर्स होते हैं, विटामिन ए के ईस्टर्स होते हैं, विटामिन डी के ईस्टर्स होते हैं। तो सारे के सारे जो ईस्टर्स हैं ये सारे सिंपल लिपिड के एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद जो यौगिक वसाएं होती हैं उसमें फैटी एसिड का अल्कोहल के साथ ईस्टर होता ही है, साथ साथ प्लस उसमें कुछ और ग्रुप भी जुड़े होते हैं। जैसे अगर हम फॉस्फोलिपिड या स्फिंगोलिपिड्स की बात करें तो उसमें आमतौर पर फास्फोरिक एसिड होता है और नाइट्रोजन क्षार भी होता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक चीज होती है, इसको हम स्फिंगोलिपिड कहते हैं। तो स्फिंगोलिपिड बेसिकली फॉस्फोलिपिड का ही टाइप है। तो उसमें एमिनो अल्कोहल से जुड़ सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, ग्लाइकोलिपिड हो सकता है। ये सारे कंपाउंड अगर उन ईस्टर्स में, यानी कि जो वसा अम्ल और अल्कोहल के ईस्टर से इसके साथ मिल जाए तो ये स्फिंगोलिपिड बनाएंगे। उसी प्रकार से अगर सल्फर है उसमें साथ में जुड़ा हुआ तो सल्फोलिपिड है। अगर प्रोटीन जुड़ा हुआ है तो लिपोप्रोटीन बनाएगा, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा। उसी प्रकार से जो बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होते हैं उसमें लिपोपॉलीसेकेराइड होता है, और वो लिपोपॉलीसेकेराइड मतलब लिपिड प्लस पॉलीसेकेराइड, लिपिड और पॉलीसेकेराइड मिलकर के लिपिड पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। जो डिराइव्ड लिपिड है ये किसी भी जटिल या यौगिक वसा के जल अपघटन से यानी हाइड्रोलिसिस से होता है। इसमें सैचुरेटेड और नॉन सैचुरेटेड फैटी एसिड होंगे, ट्राइग्लिसराइड होंगे, डाइग्लिसराइड होंगे, मोनोग्लिसराइड होंगे, ये बीटा कैरोटीन वगैरह पाया जाएगा। ये आपको पता है, वर्णक का काम करते हैं, विटामिन ए हैं, ये कैरोटीनॉइड्स बेसिकली विटामिन ए के पार्ट है, ठीक है। उसी प्रकार से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है जो लीवर के फैट में पाया जाता है, जो मधुमक्खियों के छत्ता जो बनता है, जो वैक्स वहां पर यूज होता है, जो मोम जैसी संरचना होती है वहां पाए जाते हैं, कैरोटीनॉइड्स हैं। सेकुलिन है
जो शार्क में पाया जाता है, मेमेलियन लिवर में पाया जाता है, और जो एक सीबम निकलता है ना, सीबम से तेलीय पदार्थ जो हमारी त्वचा से निकलता है उसमें पाया जाता है। विटामिन ई और विटामिन के, ये सारे के सारे जो तरह के फैट हैं डिराइव्ड या मिसलिनियस फैट्स में आते हैं। अब देखिए फैटी एसिड की बात करेंगे उससे पहले, अब अगली स्लाइड फैटी एसिड की है, तो हम ये देखिए कि जो कुछ ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो शॉर्ट चेन वाले, जिसमें एसिटिक एसिड होता है, प्रोपाइनिक एसिड होता है, ब्यूटरिक एसिड, ये सारे के सारे एसिड आप जानते हो। CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, इसमें सिर्फ 2 कार्बन। CH3CH2COOH ये प्रोपाइनिक एसिड है, 3 कार्बन। CH3CH2 2 बार और फिर COOH ये 4 कार्बन। ये कहाँ पाए जाते हैं? फूड के साथ जो हम फाइबर खाते हैं ना, जो फाइबर जो हमारे पत्तेदार सब्जियों में होता है या नट्स में वगैरह, ये जो फाइबर हमें मिलता है उस फाइबर के फर्मेंटेशन द्वारा इस तरह की का फैटी एसिड बनता है। फिर मीडियम चेन जिसमें 6 से लेकर के 10 तक कार्बन होंगे, ये डेयरी वाले से जो मक्खन होता है, मलाई होती है, ये जो कोकोनट या पाम ऑयल में मिलता है, उसी प्रकार से लॉरिक एसिड से लेकर कार्बन 12 का कार्बन वाले फैटी एसिड से लेकर के 18 कार्बन वाले जो फैटी एसिड होते हैं, इसमें ये आमतौर पर डाइटरी सैचुरेटेड फैट होते हैं। कई प्रकार के खाने में ये मिलते हैं, बहुत सारे ऑयल्स में और बहुत सारे फ्रूट्स खासतौर से नट्स वगैरह मिलते हैं। और जो बहुत लॉन्ग फैटी एसिड होता है ये बादाम में और दूसरे नट्स यानी कि दूसरे जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें मिलते हैं। तो ये देखिए हमने आपको बताया कि अगर हम CH3COOH, ये आप जानते हो एसिटिक एसिड है, 2 कार्बन, CH3CH2COOH प्रोपाइनिक एसिड 3 कार्बन, CH3CH2 2 बार COOH ये ब्यूटरिक एसिड कहाँ मिलेगा? बटर में, मक्खन में। कैप्रोइक एसिड इसमें कितने कार्बन? 3 4 3 7 1 8 कार्बन, 4 3 हाँ 8 कार्बन हो गया, तो ये कैप्रोइक एसिड है। फिर 6 3 9 1 10 कार्बन वाला कैप्टाइलिक एसिड होगा। ये 12 कार्बन वाला कैप्रिक एसिड होगा। कुछ मैं गड़बड़ कर रहा हूं, सॉरी, ये 1 कार्बन और 6 कार्बन वाला कैप्रोइक एसिड है, 8 कार्बन वाला कैप्टाइलिक एसिड है, 10 कार्बन वाला कैप्रिक एसिड है, 12 कार्बन वाला लॉरिक एसिड है, 14 कार्बन वाला मिरिस्टिक एसिड है, ये 16 कार्बन वाला पामिटिक एसिड है, ये पाम ऑयल में मिलता है इसलिए पामिटिक एसिड, ये बटर में कोकोनट ऑयल में मिलता है, ये स्लाइड आप देख लेना। स्टेरिक एसिड ये प्लांट और दूसरे में पाया जाता है, ये 18 कार्बन हो गए। इसके अलावा अगर कार्बन की संख्या 20 हो जाए तो आर्केडिक एसिड कहलाएगा, 22 हो जाए तो बोहेमिक एसिड कहलाएगा, 24 हो जाए तो लिग्नोसेरिक एसिड कहलाएगा। तो इस प्रकार से कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है। लॉन्ग फैटी एसिड चेन्स है जिसमें कि आप देखिए कि करीब करीब 20 तक या करीब 24 तक इसमें कार्बन मिल सकते हैं। ये सारे के सारे, चूंकि इसमें कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होता, इसलिए सारे के सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाते हैं। जैसे ये देखिए एक सैचुरेटेड फैटी एसिड का यहाँ पर ये डायग्राम दिया हुआ है, स्टेरिक एसिड है 18 कार्बन वाला। इसमें आप देखिए कहीं भी आपको डबल बॉन्ड नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर कहीं पर डबल बॉन्ड मिलता है तो इस कंडीशन में उसको हम अनसैचुरेटेड फैट कहेंगे। अगर सिंगल डबल बॉन्ड है तो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, जिसका एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ओलिक एसिड। ये 18 कार्बन वाला होता है और उसमें जो इसका कार्बोक्सिलिक एंड है ये ओमेगा कार्बन कहलाएगा। ये कार्बोक्सिलिक एंड से लेकर के जो 9वें और 10वें के बीच में अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसको हम कहेंगे ओलिक एसिड। इसको हम लिखते हैं C18:1:9। C18 18 कार्बन, कॉलन दे दिया एक डबल बॉन्ड और फिर कॉलन दे दिया कहाँ डबल बॉन्ड है? 9वें और 10वें के बीच में 9th कार्बन पे। उसी प्रकार से एक लिनोलिक एसिड कहलाता है। ये इसमें देखिए कि एक इसमें भी करीब करीब 18 कार्बन का ही, लेकिन इसमें वो है क्या कि इसमें 5वें और 6ठे कार्बन के बीच में और 9वें और 10वें कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। ये दोनों ही जो हैं ये ओलिक एसिड और लिनोलिक एसिड ये इसेंशियल फैटी एसिड्स में आते हैं। ये देखिए जैसे ये ओलिक एसिड को मैंने फिर से बना दिया, लिनोइक एसिड को हम समझा चुके आपको, लिनोलेनिक एसिड कहलाता है। फिर लिनोलेनिक एसिड का गामा लिनोलेनिक एसिड, स्टेरोइडिनिक एसिड, ये सारे के सारे दीज ऑल आर द
अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में समझ लिया कि जो फैटी एसिड है उसकी शुरुआत का एसिटिक एसिड से लेकर के लिग्नोसेरिक एसिड तक की लंबाई हो सकती है, 2 कार्बन से लेकर के 24 कार्बन तक की लंबाई हो सकती है। और उसमें अगर डबल बॉन्ड आ जाते हैं तो क्या कहलाएगा, वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड कहलाएगा। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है ये होती है ट्राइग्लिसराइड। अभी तक जो हमने पढ़ा ये कहीं भी मेडिकल रिपोर्ट्स और दूसरी चीजों में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप अपना लिपिड प्रोफाइल कराने जाएंगे तो आपको ये ट्राइग्लिसराइड सबसे जरूर पाला पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, अगर इसको हम यहां से देखिए, मैं देखूं इसको एक बार इधर देखो, ये क्या है, 3 कार्बन वाला कंपाउंड है जिसमें तीन हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप है। बेसिकली दिस इज अ पॉलीहाइड्रोइक अल्कोहल, और अगर सामान्य भाषा में कहें तो ये क्या है, ये ग्लिसरॉल। और यहां पर 3 फैटी एसिड के चेन्स हैं। देखिए, एक फैटी एसिड के चेन ने इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ एक ईस्टर बनाया, दूसरे ने इसके साथ बनाया, तीसरे ने इसके साथ बनाया। ये जो 3 ईस्टर्स यहां पर बनेंगे उससे जो कंपाउंड बनेगा, क्योंकि यहां पर अगर एक सिंगल ये होता तो इसको हम मोनोग्लिसराइड कहते, अगर ये 2 होते तो इसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते। क्योंकि यहां पर 3 फैटी एसिड के साथ ईस्टर बना है तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्राइग्लिसराइड कहेंगे। अगर इस ट्राइग्लिसराइड में इन तीनों ही जो फैटी एसिड हैं, अगर ये ओलिक एसिड रहेगा तो इसको हम ट्राइलिन कहेंगे। और ये कुछ भी हो सकता है, सपोज हो सकता है कि यहां पर मिरिस्टिक एसिड मिले, कार्बन 18 वाला, यहाँ पामिटिक एसिड मिले, यहाँ लिनोलेनिक एसिड कोई अनसैचुरेटेड, तो अलग अलग भी हो सकते हैं, तीनों फैटी एसिड अलग अलग भी हो सकते हैं। लेकिन कहानी ये है कि अगर जो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जैसे ग्लिसरॉल के साथ अगर फैटी एसिड 3 फैटी एसिड्स के ईस्टर बन जाते हैं तो इसको हम कहेंगे ट्राइग्लिसराइड। उसके बाद नेक्स्ट जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड में देखिए बेसिकली है, यहां पर ये ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल के साथ ये ईस्टर, ये जो R1 है दिस इज 1 फैटी एसिड चेन, ये R2 इज अनदर फैटी एसिड चेन। लेकिन तीसरा जो ईस्टर बना है वो किसी फैटी एसिड चेन होने की बजाय यहां पर फॉस्फोरिक एसिड है, और फॉस्फोरिक एसिड के साथ एक दूसरी चीज और जुड़ी होती है। ये कंपाउंड जो X है ये कुछ भी हो सकता है, ये जैसे कि अगर यहाँ पर H है, ठीक है, ये तो ये क्या कहलाएगा, फॉस्फेटिडिक एसिड कहलाएगा। अगर यहाँ पर X की जगह पर कोलिन लग जाए, कोलिन का मतलब CH2 NCH3, मतलब यहां पर N पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये तीनों बॉन्ड को सेटिस्फाई करेगा, तो इसको हम, चूंकि ये कोलिन से जुड़ा हुआ ये फॉस्फेरिक एसिड है ना, फॉस्फेरिक एसिड के साथ कोलिन जुड़ जाएगा, ये तो क्या कहलाएगा, ये फॉस्फेटिडिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ अगर यहां पर हाइड्रोजन की जगह कोलिन जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, फॉस्फेटिडाइल कोलिन। उसी प्रकार से ये इथेनॉल एमीन है, अगर ये जुड़ जाए तो फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन। एक्चुअली फॉस्फेटिडाइल कोलिन को हम लेसिथिन भी कहते हैं, इसको हम सिफेलिन भी बोलते हैं। तो एक सीरीन, अगर एक दूसरा ग्रुप है इसको हम सेरीन कहते हैं। ये देखिए दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ सेरीन, अगर ये फॉस्फेटिडाइल सेरीन, अगर ग्लिसरॉल जुड़ता है फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल। और अगर 2 ग्लिसरॉल जुड़ जाए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर जो है, यहां पर इस X की जगह अगर ये वाला ग्रुप आ जाए तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखो कि एक ट्राइग्लिसराइड एक ढंग से इधर भी है नहीं, बल्कि एक फॉस्फेटिडिक एसिड इधर भी है और एक फॉस्फेटिडिक एसिड इधर भी यहां पर आके जुड़ जाएगा। तो ये जो 2 फॉस्फेटिडिक एसिड जुड़ जाएंगे इसको हम कहेंगे डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, और इसको हम कार्डियोलिपिन बोलते हैं। उसी प्रकार से एक दूसरा कंपाउंड है आयनोसिटॉल, अगर ये जुड़ जाए तो हम कहेंगे फॉस्फेटिडाइल आयनोसिटॉल। ये सारे के सारे जो स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो उसका लिपिड पार्ट होता है उसमें सारे फॉस्फेटिडाइल कोलिन, फॉस्फेटिडाइल इथेनॉल एमीन, फॉस्फेटिडाइल सेरीन, फॉस्फेटिडाइल ग्लिसरॉल, ये सारे के सारे मिलते हैं। अब जैसे देखिए, आपने हमेशा देखा था ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था उसमें एक तो ये हेड होता था, हेड के साथ ये 2 इसके आर्म होते थे, यहाँ पर देखिए ध्यान से। उसी प्रकार से ये हेड है, हेड जो है ये हाइड्रोफोबिक है, सॉरी हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये ध्रुवीय है, और ये पार्ट जो होता है उसका
हाइड्रोफोबिक होता था, मतलब किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइलेयर होता था, ये वाला जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट था और ऊपर वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट था, इससे कि जो शुगर के मॉलिक्यूल्स और दूसरे चीजें जुड़ती थी। तो इसमें देखिए ये जो दो ब्रांच हैं, ये जो दो ब्रांच आपको दिख रहे हैं, ये दो ब्रांच तो दो फैटी एसिड है, बीच में यहां पर ये ग्लिसरॉल वाला है, तो एक ईस्टर इधर बन गया, एक ईस्टर इधर बन गया, और इसका जो फॉस्फेटिक एसिड के साथ रेसिड्यू है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। यहां पर देखिए पोलर कंपाउंड है, तो इस वजह से ये पार्ट क्या होता है, ये पोलर पार्ट होता है ना, ये पोलर कंपाउंड है और इस वजह से ये क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। तो इस प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड में चीजें वही रहती हैं, यहां भी बेसिकली ये सीडोग्लिसरॉल है। सीडोग्लिसरॉल इसलिए कि तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, अभी हम आगे देखेंगे। अब इसके साथ देखिए एक फैटी एसिड का चेन ये है, दूसरा फैटी एसिड का चेन ये है, और तीसरा यहां पर एक स्फिंगोमाइलिन या कुछ ऐसी चीज आके जुड़ जाती है, जिससे ये जो स्ट्रक्चर स्फिंगोमाइलिन कहलाता है। बेसिकली जो फॉस्फोलिपिड होते हैं तो ये दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये भूल गड़बड़ हो गई थोड़ी सी। जो फॉस्फोलिपिड होते हैं इसमें दो प्रकार के होते हैं, ये मैं तो शेयर कर दूंगा, ये स्लाइड मिस हो गया। तो फॉस्फोलिपिड एक तो फॉस्फोग्लिसरोलिपिड्स होते हैं, दूसरा स्फिंगोलिपिड होता है। स्फिंगोलिपिड में क्या होता है कि डबल बॉन्ड होता है, और ये आमतौर पर सेरेमाइड है या स्फिंगोमाइलिन है, ये सारे के सारे नर्वस टिश्यू के पार्ट होते हैं। तीसरे प्रकार का जो एक अलग प्रकार का जो लिपिड है उसको हम स्टेरॉइड कहते हैं। स्टेरॉइड में ये वाला जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, ये स्केलेटन है, ये जो कंकाल है इसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनो पर हाइड्रोफिनेंथ्रीन रिंग, और इसके डेरिवेटिव होता है ये कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल इज वन ऑफ द लिपिड। इसके डेरिवेटिव विटामिन डी, बाइल सॉल्ट, इर्गेस्ट्रोस्ट्रॉल जो प्लांट और ईस्ट में पाया जाता है, कॉप्रोस्ट्रॉल जो फिकस में पाया जाता है। आमतौर पर इसका ब्लड में लेवल 200 मिलीग्राम पर ml होता है। ये गॉल स्टोन्स जो बनते हैं, जो पथरी हो जाती है, वहां के कंपोनेंट होते हैं, और ये खासतौर से नर्व टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू के एक मेजर कंपोनेंट है। ये ऐसा है जिसका सेपोनिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि इसका सेपोनिफिकेशन नहीं हो सकता। अभी तक जो आपने ट्राइग्लिसराइड वगैरह देखे, ट्राइग्लिसराइड को आप NaOH से अगर कराएंगे तो फिर क्या होगा, सोडियम के साथ उसका जो एक ईस्टर बनेगा और वो एक सोप के रूप में बदलता है। सेपोनिफिकेशन का प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, हालांकि वो केमिस्ट्री का पार्ट है, अपना लेना देना नहीं है, लेकिन जो स्टेरॉइड है इससे आप सोप नहीं बना सकते, ट्राइग्लिसराइड से आप सोप बना सकते हो। NaOH के साथ ट्राइग्लिसराइड को रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम के ईस्टर्स बन जाएंगे जो सोप के रूप में प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, साबुन के रूप में, ठीक है। और जो क्रूड सोप होता है वैसे ही बनता है, कुछ का रिफाइनमेंट होता है। दूसरी बात की ये स्टेरॉइड जो होता है, ये सारे के सारे जो सेक्स हार्मोन्स हैं या एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दीज ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ द स्टेरॉइड्स। तो ये देखिए स्टेरॉइड्स के डेरिवेटिव देखिए, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स है, पता है आपको। ये एल्डोस्टेरॉन, ये भी एड्रिनल ग्लैंड का है, जो हमारे बॉडी में नमक और नमक के लेवल को रेगुलेट करता है, नमक, सोडियम और पानी के लेवल को रेगुलेट करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये तीनों सेक्स हार्मोन्स हैं। दीज ऑल आर द डेरिवेटिव्स ऑफ स्टेरॉइड। उसके बाद एक और ग्रुप होता है, इसको हम कहते हैं आइकोसेनॉइड्स। इसमें देखिए ये इस प्रकार के कंपाउंड हैं। इसमें बेसिकली मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, आपके सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन तीन तरह के कंपाउंड, एक लिकोट्राइन है, दूसरा प्रोस्टाग्लैंडिन है, और तीसरा देखिए एक और होगा प्लाज्मालोजेन होगा कहीं पे, सॉरी थ्रोम्बोक्सेन है। थ्रोम्बोक्सेन, प्रोस्टाग्लैंडिन और लिकोट्राइन, दीज आर द आइकोसेनॉइड। बेसिकली ये अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव हैं किसी लॉन्ग फैटी एसिड चेन के, ठीक है। और ये जो है ये फार्माकोलॉजिकली या फिजियोलॉजिकली बड़े इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है हमारे शरीर में, पेन के लिए, फीवर के लिए, अंडोत्सर्ग के लिए, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो खासतौर से जब बच्चे किसी शिशु का जन्म होता है उसमें काम आता है, गैस्ट्रिक सिक्रीशन को रोकने में,
इन सब में प्रोस्टाग्लैंडिन का रोल होता है। थ्रोम्बोक्सिन का काम क्या है? बेसिकली अगर ये थ्रोम्बोक्सिन नहीं होगा तो ये क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी कि रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ये हीमोफीलिया वाली कंडीशन हो जाएगी, ठीक है ना। और ये बेसिकली जाहिर सी बात है प्लेटलेट से बनाया जाता है। लिपोट्राइन्स जो हैं ये बेसिकली जितने भी तरह के एलर्जिक रिएक्शंस हैं, एनाफाइलैक्सिस हैं या इन्फ्लेमेशन हैं, इन सब के लिए जिम्मेदार होते हैं, इनके बड़े इंपॉर्टेंस हैं। और इसके अलावा कुछ और लिपोप्रोटीन है जिसको आप दैनिक जीवन में सुनते हैं, जैसे आपने सुना होगा गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, या कोलेस्ट्रॉल ऐसी चीज होती है जो हमें हार्ट की डिजीज देती है। तो हार्ट की डिजीज देने वाले जो कोलेस्ट्रॉल है, होता क्या है कि बेसिकली वो ये लिपोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड और प्रोटीन के मिक्सचर हैं। और अगर जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, जो LDL है, ये टिश्यूज में जाता है। और ये क्या होता है कि हमारे हृदय में जो हृदय की मांसपेशियों जो कौन सा ये जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, जिससे कि हमारे हृदय में के मसल्स में जो ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज होती है, उसके अंदर जाके जम जाते हैं, जिससे कि वहां पर चूंकि वो आर्टरी हृदय की जो होती कोरोनरी आर्टरी बहुत ही पतली होती है, तो उसमें अगर ये जाके जम जाता है तो अल्टीमेटली क्या करता है कि हार्ट के उस पार्ट को ब्लड और ऑक्सीजन पहुंचना बंद हो जाता है और हार्ट का वो पार्ट जो होता है वो डैमेज हो जाता है, कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, इससे हार्ट डिजीज होती है। जो HDL है, ये माना जाता है HDL आपके शरीर में अच्छा ज्यादा है तो ये अच्छा है। ये आमतौर पर अगर 40-45 के आसपास इसका स्कोर है, दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल। और एक VLDL है, ये जो प्रोटीन है इसके भी अपने रोल होते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं जो बेसिकली भोजन के पचने से बनता है और खासतौर से ट्रांसपोर्ट, ये ट्राइग्लिसरॉल के डायट्री ट्रांसपोर्ट में ब्लड में ये काम आता है। और ये LDL से जुड़ी हुई चीज होती है एर्थरोस्क्लेरोसिस, जिसको हार्ट डिजीज होती है, जो आपने देखा है ना कि लोग वो कराते हैं, क्या कहते हैं उसको, एंजियोग्राफी में यही देखा जाता है कोरोनरी आर्टरी में कहाँ ब्लॉकेज है। तो ये अर्थोमा जो होता है ये बनाने वाले बेसिकली LDL या लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं। और मेरे ख्याल से इसके साथ ही आज का लेक्चर हम खत्म कर रहे हैं। कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।